हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल मेरे साथ आज आप कक्षा 9वीं के गणित का पाठ एक संख्या पद्धति का परिचय इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। सबसे पहले हमारी आती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? इनको हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अंग्रेजी का जो हमारा अक्षर होता है n, इससे हम इनको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी का जो लेटर होता है W से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जो प्राकृत संख्याएं थी वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। फिर उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का जो लेटर जेड होता है, जेड से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इसके अंदर हमारी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं और 0 भी इसके साथ आ जाती है, यानी कि ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं, जिसको हम जेड के नाम से जानते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। ये क्या है, ये यहाँ पे जमा के थे तो इधर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ऋणात्मक यानी कि घटा के नंबर भी आएंगे, जैसे घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, घटा का 5, घटा का 6। ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब जो पूर्णांक होते हैं उनको हमने क्या किया, दो भागों में, दो रूपों में बांटा। पहला हमारा है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारी 0 और सारे के सारे जमा के नंबर आते हैं, यानी कि सारी की सारी गिनती आती है 0 के साथ में, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। फिर हमारे ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि हमारे नेगेटिव नंबर, हमारे घटा के नंबर, इसके अंदर हमारे सारे के सारे ऋणात्मक नंबर होते हैं, जैसे घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, घटा का 5, घटा का 6, घटा का 7, घटा का 8, ऐसे जाते जाएंगे अनंत तक। तो ये थे हमारे पूर्णांक के दो भाग, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हमारी आती हैं अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक से बड़ी संख्याएं होती हैं, और ये संख्याएं या तो एक से या फिर अपने आप से, स्वयं से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, भाग होती हैं। एक से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होती, इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11, 2 क्या है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, और 2 क्या है, या तो एक से विभाजित होगा या तो 2 से विभाजित होगा, कोई तीसरा नंबर इसको विभाजित कर ही नहीं सकता। 3 है, 3 क्या है, एक से बड़ा नंबर है, प्राकृत संख्या है, ये एक से विभाजित होगी और 3 से होगी, कोई दूसरा नंबर इसको विभाजित कर ही नहीं सकता। 5 है, 5 एक से विभाजित होगा, 5 5 से विभाजित होगा। 7 एक से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। 11 एक से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। 13 एक से विभाजित होगा, 13 से होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हों और प्राकृत संख्याएं हों और क्या होती हैं, एक या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर हमारी आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से बड़ी व प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं।
यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ये भी एक से बड़ी सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन ये संख्याएं कैसी होती हैं, इनको जो भाग करने वाली संख्या होती है वो क्या होती हैं, एक और स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्याएं होती हैं जो इनको क्या करती है, विभाजित करती हैं, भाग करती हैं। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4, 4 देखो एक से भी भाग होगा, 4 से भी होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर 2 भी इसको क्या करेगा, भाग करेगा, विभाजित करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। किसको भी, 4 को। 6, अब 6 एक से भी विभाजित होगा, 6 से भी होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर ये 2 से भी होगा और ये 3 से भी होगा। तो 6 कैसी संख्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या। 8, 8 हमारा एक से भी विभाजित होगा, 8 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो 8 कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। ऐसे ही 10 एक से भी होगा, 10 से भी होगा, 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। 12 एक से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। यानी कि एक से तो होंगे ही होंगे और खुद से भी होंगे, लेकिन उससे अलग दूसरे नंबरों से भी ये संख्या क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। इन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो सिर्फ एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनका एक और नाम भी होता है जिसे हम समग्र संख्या का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो भाज्य संख्या को हम समग्र संख्या भी कहते हैं। फिर हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं भाई, इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, p/q यानी अटे-बटे के रूप में लिखते हैं। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो संख्याएं हैं वो अंग्रेजी का जो लेटर होता है q, इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 2/3, ये 2 क्या है हमारा p, 3 क्या है हमारा q। तो 2/3 को हमने किस रूप में लिखा, p/q के रूप में लिखा। 1/4, 1 क्या है हमारा p, 4 क्या है हमारा q। 5/7, 5 क्या है हमारा p, 7 क्या है हमारा q। तो ये कैसी संख्याएं हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, अटे बटे के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। और यहाँ पे एक और भी चीज़ देखना है कि जो ये क्यू होता है, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 तो हो नहीं सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमने 3 लिया, 4 लिया, 7 लिया, हम 2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 50 ले सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। बट अगर मान लो मैंने लिखा 2/0, तो 2/0 क्या है, एक प्रीमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। हाँ, p का मान 0 हो सकता है, यानी कि 0/7 को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रीमेय संख्या है। तो p का मान 0 हो सकता है, बट q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हमारी आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि परिमेय क्या थी, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते थे। अपरिमेय कौन सी है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आप कहोगे कि पाई की जो मान होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 22/7 होती है, और 22 क्या है, एक p है, और 7 क्या है हमारा q है। तो ये तो हो गया हमारा p/q की फॉर्म। तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हुई, तो ये अपरिमेय संख्या ऐसे हुई क्योंकि जो पाई होता है उसकी हम वैल्यू 22/7 मान के चलते हैं, कि मान लिया इसकी ये जो है मान है वो क्या है, 22/7 है। एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, वो किस में आती है, हमारी डेसिमल में आती है। यानी कि ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आता है, दशमलव के अंदर आता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो पाई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी जो सही वैल्यू है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसीलिए हम पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3। ठीक है। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। फिर आते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी का जो लेटर R होता है इसके द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह होता है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं के अंदर हम हर तरह की संख्या, चाहे कोई भी संख्या हो, हर तरह की संख्या को इसके अंदर हम क्या करते हैं, गिनते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, हर तरह की, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण, चाहे कोई भी संख्या हो, वो हमारी किस में आती है, वास्तविक संख्या के अंदर
आती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ये हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो हमें ध्यान से सुनना है। वास्तविक संख्याएं हमें दी होंगी और हमें उनका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना होगा। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालती हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 1/2, 3/4। अब देखा जाए तो ये क्या हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो जब हमें दशमलव प्रसार निकालना हो तो जो ये हमारा पी होता है, इस पी को हम क्या करते हैं, क्यू से भाग करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे उत्तर आता है, यानी कि जो हमारा भागफल आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, भागफल को दशमलव में करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक तो क्या है, छोटा नंबर है, दो क्या है, बड़ा नंबर है। तो जब हम एक को 2 से भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लेनी पड़ेगी। 0 हम अपनी तरफ से लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इसे ही अब क्या करेंगे, 2 पंजे पे चला जाएगा, 2 पंजे कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये क्या आ गया, हमारा दशमलव प्रसार आ गया किसका, 1/2 का। तो दशमलव प्रसार जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो पी हमारा होता है उस पी को हम क्या उससे भाग करते हैं, विभाजित करते हैं। कौन सी विधि द्वारा, भागफल विधि के द्वारा। अब 3/4 है, 3/4 में क्या करेंगे, वही 3 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारा आ जाएगा दशमलव प्रसार। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि जो दशमलव प्रसार आया है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले होता है शांत प्रकार का। शांत प्रकार का क्या होता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा शेषफल होता है ना वो क्या आता है, 0। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1/2 लिया था, 1 को मैंने भाग किया 2 से, तो जब 2 से भाग किया तो नीचे क्या आई मेरी, शेषफल जो आया 0। यानी कि ये किस तरह का आया, हमारा शांत आया। यानी कि कौन सी प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो शांत प्रकार का कब आएगा, जब हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 होगा, तब हमारा क्या होगा, शांत प्रसार का दशमलव होगा। फिर हमारा आता है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति का दूसरा नाम होता है अशांत आवृत्ति। यानी कि अशांत आवृत्ति का क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा शेषफल होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो बार बार आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। इसे हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। अब जैसे कि 1/3 है, 1/3 को क्या करेंगे, हम 1 को भाग करेंगे 3 से। तो यहाँ पर जब हम 1 को 3 से भाग करेंगे तो जो हमारा ये शेषफल होगा, ये क्या होगा, बार बार वही रिपीट होता रहेगा, यानी कि बार बार शेष की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति कौन सा होता है, अशांत अनावृत्ति। ये क्या होती है, अशांत अनावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि ये जो स्थिति होती है इसमें जो हमारा शेषफल आता है वो क्या होता है, रिपीट नहीं होता। शेषफल तो आएगा लेकिन क्या होगा, कुछ अलग अलग आता जाएगा, बदलाव उसके अंदर आता जाएगा। और न ही शेष 0 आता और ना ही कभी भी शेषफल क्या होगा, 0 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास है √2। √2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.4142। यानी कि बार बार क्या है, 1 आया, 2 आया, फिर 3 4 कुछ भी आ सकता है। यानी कि बार बार यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नंबर बदल बदल कर आएगा, यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीटिशन नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हमारे घातांक नियम। घातांक नियम क्या होते हैं, जैसे कि 3 की शक्ति 4। 3 की शक्ति 4 का मतलब क्या है, हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो ये क्या हो गई, 3 की शक्ति 4। फिर हमारा अगला जो है a की शक्ति m डॉट a की शक्ति n। अगर इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि a की शक्ति ये है और a की शक्ति ये है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे आधार हैं वो तो a हैं, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला क्या बनेगा, a हमारा एज इट इज़ और m प्लस हो जाएगा n, यानी कि जो पावर हैं, जो शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे 3 की शक्ति 2 इंटू 3 की शक्ति 3। अब 3 दोनों में सेम है, आधार सेम है, तो 3 रहेगा एज इट इज़। 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 3। तो 3 की शक्ति कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5। 3 की शक्ति हो जाएगी 5। तो कैसे लिखेंगे, 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 1 2 3 4 5, और क्या आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है a की शक्ति m और उस पूरे की शक्ति n। इसका मतलब क्या है कि a हमारा रहेगा एज इट इज़, और जो ये शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से गुना हो जाएंगी, यानी कि a की शक्ति क्या हो जाएगी, m × n, यानी कि m गुना में n।
इसका क्या मतलब है, जैसे 2 की शक्ति 3 और पूरे की शक्ति 2 की शक्ति 2 और पूरे की शक्ति कितनी 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की शक्ति 2 गुना में 3, क्या लिखेंगे 2 गुना में 3, तो 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी 2 तिया 6, 2 की शक्ति 6 का मतलब क्या है 2 को कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। फिर हमारा a की शक्ति m बटे a की शक्ति n, अगर ये हमारा आ जाता है तो फार्मूला क्या बन जाएगा a की शक्ति, ये देखो ये a एज इट इज़, ये a यानी कि आधार तो इक्वल है लेकिन जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है, और दूसरा क्या है बटे में लिखा हुआ है, तो हमारा a तो हो जाएगा एज इट इज़, और ये m घटा में जब n ऊपर जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा घटा में आ जाएगा, तो m घटा में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, 2 की पावर m दे रखा है और 2 की पावर 3, तो 2 क्या है दोनों जगह एक जैसे हैं, तो 2 एज इट इज़, 5 घटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 की शक्ति क्या हो जाएगी 5 घटा 3 2, 2 की शक्ति 2 यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 2 दूनी 4। फिर हमारा लास्ट है a की शक्ति m b की शक्ति m, यहाँ पे देखो आधार क्या है, आधार तो अलग अलग है लेकिन शक्तियाँ क्या हैं एक जैसी हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे a गुना में b करेंगे तो a b हो जाएगा, पूरे की शक्ति क्या हो जाएगी दोनों सेम है तो पूरे की शक्ति क्या हो जाएगी m, जैसे 2 की शक्ति 3 गुना 3 की शक्ति 3, अब 2 और 3 तो अलग अलग है तो 2 तिया तो क्या हो जाएगा 6, और 6 की शक्ति ये दोनों एक जैसी हैं तो 6 की शक्ति हो जाएगी 3, यानी कि कैसे लिखेंगे 6 को लिखेंगे 3 बार, 6 गुना 6 गुना 6 क्या आ जाएगा 216। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है समझ में आती हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।